नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 आरएस चैनल पर। और उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो हम आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे हमारी, और आर्थिक समीक्षा के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। तो ये हमने पिछले वीडियो के अंदर ये टॉपिक हमारा शुरू किया था, और उसके अंदर हमने जो शिक्षा से संबंधित जो चैप्टर थे वो हमने पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, उसके अंदर सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, और उसके बाद में हमने पढ़ा था माध्यमिक शिक्षा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंदर सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो ये दो सेक्शन हमने पढ़ लिए थे जो आर्थिक समीक्षा के अंदर थे, उन्हें विस्तार से पढ़ लिया था। कोई अगर छोटी टर्म भी आर्थिक समीक्षा में आती है तो हम भी उसको आराम से विस्तारित करके पढ़ लेते हैं, ताकि अगर प्रश्न आए तो उसको भी हम अच्छे से कर पाएं। तो आज हम शुरुआत करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है उच्च शिक्षा या कॉलेज जो शिक्षा होती है, कॉलेज स्तर पर जो शिक्षा होती है उसे हम कहते हैं उच्च शिक्षा। और उसको लेकर राजस्थान सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं उच्च शिक्षा पर। जो कॉलेज की शिक्षा है उससे संबंधित राजस्थान में क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। तो सबसे पहले उच्च शिक्षा के प्रबंधन के लिए उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के अंदर कार्य करता है। अलग से एक उच्च शिक्षा विभाग बनाया हुआ है। ये क्या काम करता है, जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय का मतलब तो है कॉलेज। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो हमारे प्रदेश के अंदर है उनका मैनेजमेंट करने के समय ये काम करता है। और आज़ादी के समय यानी 1947 के आसपास हमारे जो प्रदेश है उसमें केवल और केवल 7 कॉलेज थे। कितने कॉलेज थे? केवल 7 कॉलेज थे। और वर्तमान में हमारे 2500 से भी ज़्यादा 2531 कॉलेज राजस्थान के अंदर कार्यरत वर्तमान में है। अब उच्च शिक्षा में और क्या क्या सरकार प्रयास कर रही है, तो सरकार के द्वारा जो एकल महिलाएं हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो प्राथमिक स्तर पर जो एकल महिलाएं हैं वो अगर डिप्लोमा लेती है तो 2 वर्षीय डिप्लोमा के लिए सरकार 9,000 रुपये की राशि उन्हें देगी। इसी तरह अगर एकल महिलाएं हैं और अगर वो बीएड करती हैं, इसका नाम भी मुख्यमंत्री संबल योजना ही है, उस योजना का नाम भी मुख्यमंत्री संबल योजना था। तो उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा करते हैं तो भी सरकार 9,000 रुपये की सहायता देगी। और मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना, इसमें क्या करते हैं, अगर एकल महिलाएं बीएड करती है, बीएड का कोर्स करती है, तो सरकार के द्वारा उन्हें 17,880 रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। विधवा और परित्यक्ता महिलाएं अगर बीएड का कोर्स करती हैं तो राजस्थान सरकार उन्हें मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना के अंदर 17,880 रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है कि अगर बालिकाएं दूरस्थ यानी अपने घर पर बिना कॉलेज रेगुलर जाए अपने घर से ही अगर वो शिक्षा प्रदान करना चाहती है, उच्च शिक्षा, तो वो प्रदान या प्राप्त कर सकती है। और ये किसके माध्यम से होता है? देखिए, राजस्थान में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, तो वो क्या करता है, डिस्टेंस लर्निंग प्रदान करता है। आप घर बैठे बैठे भी उस विद्यालय से कोर्स अपना या अपनी कोई डिग्री पूरी कर सकते हैं। तो इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर है एक इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। अगर इनसे महिलाएं बैठे दूरस्थ माध्यम से अगर कोई डिग्री या कोई कोर्स करती है तो राजस्थान सरकार के द्वारा उनकी फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी और इग्नू, इन दोनों के माध्यम से अगर कोई भी महिलाएं डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करती हैं तो ऐसी छात्राओं को ट्यूशन फीस राजस्थान सरकार के द्वारा वापस दे दी जाएगी। तो ये एक प्रयास है कि उच्च शिक्षा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी बढ़े, बालिकाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा में बढ़े। इसके लिए एक महत्वपूर्ण योजना राजस्थान सरकार की ये है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, देखिए मुख्यमंत्री मतलब राजस्थान सरकार की है योजना है। उच्च शिक्षा मतलब कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है, और छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। तो आप योजनाओं को अगर थोड़ा सा ध्यान देके आप नाम पढ़ लोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर योजना का मुख्य प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं। तो इस योजना में राजस्थान सरकार की योजना है, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने की योजना है, और ये स्कॉलरशिप प्रदान करने की योजना है। ठीक है, अब देखिए योजना क्या कहती है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएससी, जो हमारे एग्जाम होते हैं 12वीं के एग्जाम होते हैं, उन बोर्ड के अंदर जो प्रथम 1 लाख छात्र हैं, अगर रैंक के हिसाब से हम देखें तो ऊपर के जो 1 लाख छात्र होंगे, उन 1 लाख छात्रों को 2 शर्तें और अगर वो पूरी कर दें, अगर यदि उनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए तक हो, यानी 2.5 लाख रुपए ज्यादा उनके परिवार की आय नहीं हो, और दूसरा उन्हें कोई दूसरी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही हो, ऐसे बच्चे जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएससी के एग्जाम में बैठे और वो टॉप 1 लाख में आ चुके हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर उनके परिवार की आय 2.5 लाख से कम है और कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा
उन्हें कॉलेजों में एडमिशन के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आ गया समझ में? और कितने कितने मिलेगी? देखिए, जो सामान्य छात्र हैं या छात्राएं हैं उन्हें 5,000 रुपये प्रति वर्ष और 500 रुपये प्रति माह मिलेगी, या तो 500 रुपये प्रति माह या और मैक्सिमम कितनी 5,000 रुपये प्रति वर्ष। जो विशेष योग्य जन छात्र हैं उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह और मिलेगी 10,000 रुपये प्रति वर्ष तक। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं हैं, जो माइनॉरिटी की छात्राएं हैं, अगर वो 75% से अधिक मार्क्स लाती हैं तो उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह और सालाना 10,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। और इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। यानी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो छात्रवृत्ति चलाई जा रही है वो ये योजना है। अब देखिए, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अब कालीबाई भील के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि अपने शिक्षक को बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी बहुत कम उम्र के अंदर। तो बहुत वीर ये महिला रही है। तो कालीबाई भील के नाम पर मेधावी बालिकाओं के लिए, जो बालिकाएं अच्छी हैं, पढ़ने के अंदर इंटेलिजेंट हैं, उन बच्चियों के लिए स्कूटी प्रदान करने के लिए योजना चलाई जा रही है। ठीक है, इस योजना में क्या कहा गया कि राजस्थान, अगर आरबीएससी या राजस्थान बोर्ड में अगर आप बैठ रहे हैं और आपके 65% से ज्यादा नंबर हैं बालिकाओं के, केवल बालिकाओं के लिए योजना है, और अगर आप सीबीएसई में हैं और आपके 75% या इससे ज्यादा मार्क्स हैं, और फिर वही शर्त है एक कि पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो ऐसी बालिकाओं को इस योजना के तहत स्कूटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस योजना के तहत स्कूटी प्रदान की जाएगी उन बालिकाओं को जो राजस्थान बोर्ड में 65% से ज्यादा लाए या सीबीएसई बोर्ड में 75% से ज्यादा लाए और परिवार की आय वार्षिक 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ में एक शर्त और जोड़ दी गई। सरकार ने क्या कहा कि आप महाविद्यालय यानी कॉलेज के अंदर एडमिशन लो। पहले तो कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लो, और कॉलेज के अंदर अगर आप नियमित छात्रा के रूप में एडमिशन लेते हो तो ही आप इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप राजस्थान बोर्ड से हो, कोई भी महिला 65% से ज्यादा, सीबीएसई बोर्ड से हो 75% से ज्यादा लेके आओ, और फिर आपकी परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आप राजस्थान के अंदर किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन आपको लेना है, रेगुलर छात्रा के रूप में लेना है। अगर आप ये शर्तें पूरी करते हो तो आपको इस योजना के तहत स्कूटी दी जाएगी। अगर इसके अंदर भी आप योग्य होंगे तो आपको स्कूटी दी जाएगी। योजना का नाम क्या है? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसके बाद में एक और स्कूटी की महत्वपूर्ण योजना है, इसका नाम है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण प्रोत्साहन योजना। आपको पता है देवनारायण जी राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता हैं। इन लोक देवता के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है। इस योजना के नाम में आ रहा है छात्रा, यानी ये केवल छात्राओं के लिए ये योजना है। तो छात्राओं के लिए योजना है और हर साल 1500 स्कूटियों का वितरण किया जाता है। हर साल कितना किया जाता है? 1500 स्कूटियों का। अब इसमें केवल और केवल अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं ही शामिल हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं इसके अंदर शामिल है। और बोर्ड कोई सा भी हो, आरबीएससी या सीबीएसई कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें 50% से ज्यादा नंबर लाने हैं। और फिर अगेन एक कॉमन शर्त है कि परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आप राज्य के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आपने नियमित छात्रा के तौर पर एडमिशन ले लिया हो, ये भी एक शर्त पूरी। तो पिछली बार योजना में भी हमने यही देखा था, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना में भी हमने यही देखा था और इसमें भी यही है। तो शर्तें तो दोनों में सेम है, बस अंतर कहाँ है कि इसमें केवल अति पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को मिलेगा और 50% से ज्यादा लाना है। बाकी यही है कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपका एडमिशन होना चाहिए, रेगुलर एडमिशन होना चाहिए, और प्रदेश के सरकारी कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन होना चाहिए, परिवार की आय 2.5 लाख रुपए तक हो। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। तो इन्हें स्कूटी प्रदान की जाएगी। और जिन बच्चियों को स्कूटी प्रदान नहीं मिलेगी, जिन बच्चियों को स्कूटी नहीं मिल रही है, उन बच्चियों को स्नातक के 3 वर्षों में हर साल 10-10 हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। पीजी के अंदर हर साल 20-20 हजार रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि 50% ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में दोनों स्कूटी योजनाएं। इसके बाद में एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। अब इस योजना में राजस्थान सरकार ने क्या कहा कि राजस्थान के 200 बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी, और विदेश में उनका जो भी खर्च आएगा वो सब राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, कि राजस्थान के 200 बच्चों को या बच्चियों को, 200 छात्र छात्राओं को विश्व के 150 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ने के भेजने के लिए राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, और इन सब का खर्च राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। योजना का नाम है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस।
इसके बाद में देखिए संस्कृत शिक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान में एक अलग से पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा काम करता है। अलग से संस्कृत शिक्षा विभाग बना हुआ है, उसके लिए अलग से टीचर्स की भर्तियां होती है, उनका सिलेबस भी अलग ही चलता है। तो पूरा का पूरा डेडिकेटेड एक राजस्थान में संस्कृत शिक्षा विभाग, एक तो सामान्य शिक्षा विभाग है और एक अलग से संस्कृत शिक्षा विभाग है, जिसमें पूरे के पूरे उसका सिलेबस भी अलग आता है, उसके टीचर्स भी अलग भर्ती होती है, उसका बोर्ड भी अलग किताबों का, अलग किताबें उसमें फॉलो की जाती है। ठीक है, चलें आगे। तो देखिए संस्कृत शिक्षा के लिए अलग से हमारे राजस्थान के अंदर व्यवस्था है और ये देववाणी है। आपको पता है कि देवताओं के द्वारा बोली जाती है। ये विश्व की प्राचीनतम भाषा है, यानी विश्व की ही सबसे प्राचीनतम भाषा इसे माना जाता है। और संस्कृत भाषा के लिए 1958 से ही, लेकिन देखिए बहुत पहले से ही राजस्थान सरकार अवेयर थी, तो 1958 से ही राजस्थान में अलग से संस्कृत निदेशालय काम कर रहा है। अलग से संस्कृत निदेशालय राजस्थान में काम करता है। और राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये एक संस्थान है जो अलग से काम कर रहा है और ये स्थापित है जयपुर के अंदर। ये अलग से ही राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SSIERT, जैसे NCERT है, पूरे देश के लिए किताबें बनाने का काम करता है, सिलेबस डिजाइन करता है, वैसे ही SSIERT राजस्थान के अंदर संस्कृत स्कूलों के अंदर अलग से संस्कृत स्कूलें होती हैं, वहाँ कक्षा 1 से 8 तक संस्कृत का सिलेबस चलता है। उनमें कौन कौन सा सिलेबस चलेगा, कैसी कैसी बुक्स चलेगी, क्या करिकुलम होगा, वो सारे डिसाइड करने के लिए राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है। ये संस्थान जयपुर के अंदर स्थापित। ठीक है, इसके काम क्या क्या है, देखिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए पाठ्यक्रम कैसा होगा वो निर्धारित करेगा। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, उसके हिसाब से फिर ये 9 से 12 तक की किताबें निर्धारित करेगा। ठीक है, इसके बाद में जो संस्कृत की जो बीएड होते हैं, संस्कृत के अंदर जो बीएड होगी उसका पाठ्यक्रम निर्धारित करने का काम करेगा। इसके अलावा जो टीचर्स हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के, उन टीचर्स में शोध कार्य के लिए या उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। फिर ये काम क्या करेगा कि संस्कृत भाषा को आम बोलचाल भाषा के रूप में भी प्रयोग में लिया जाए, इसके लिए भी ये प्रयास करता रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे राजस्थान के अंदर एक अलग से एक और विभाग कार्यरत है जो शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ है। इसका नाम है भाषा व पुस्तकालय विभाग। ये विभाग क्या काम करता है, जो हमारे पुस्तकालय हैं उन पुस्तकालयों को प्रोत्साहित करता है, लोगों में पढ़ने की हैबिट को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके अलावा भाषा यानी हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए और सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंधन करने, उनके अंदर जो इंफ्रा है वो सही मैनेज हो रहा है या नहीं है, और उनका सही उपयोग जनता के द्वारा किया जा रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए भाषा व पुस्तकालय विभाग राजस्थान में कार्यरत है। इसी विभाग के द्वारा एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसका नाम है सावित्रीबाई फूले वाचनालय, कि हर जगह एक लाइब्रेरी, या राजस्थान की हर पंचायत में एक लाइब्रेरी, या हर जिला मुख्यालय पर, इसमें जिला मुख्यालय पर ही शुरुआत की गई है कि हर जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फूले के नाम से एक रीडिंग हॉल बनाया जाएगा। रीडिंग हॉल या जिसे हम लाइब्रेरी कह सकते हैं, रीडिंग हॉल स्थापित किया जाएगा जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ठीक है, प्रतियोगी जो परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लगभग निःशुल्क ही है या बहुत कम शुल्क है। इसके अलावा उनसे संबंधित किताबें वहां पर ज्यादा रखी जाएगी। हर जिला मुख्यालय पर इस तरह की लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। देखिए सावित्रीबाई फूले जब इतिहास में हम पढ़ते हैं तो इन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इनका संबंध महाराष्ट्र से था और महिला शिक्षा के लिए उस दौर के अंदर जहां महिलाओं को शिक्षा देना भी अपराध समझा जाता था, इन्होंने महिला शिक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो इन्हीं को डेडिकेट करने के लिए जो ये वाचनालय लाइब्रेरीज है, इनकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन या ई सामग्री भी उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन ये जो ई सामग्री है केवल और केवल राजकीय लोक संभागीय पुस्तकालय कोटा में ही उपलब्ध है। ये जो एक लाइब्रेरी है कोटा के अंदर स्थित है, उस कोटा के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी पुस्तकों को पढ़ सकते हो। वहां पर जो सामग्री है इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी प्रदान की जा रही है। केवल राजस्थान में एक ही जगह है, राजकीय लोक संभागीय पुस्तकालय कोटा में। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की जो हायर एजुकेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं कि कितने कितने कॉलेज राजस्थान में इनसे संबंधित काम कर रहे हैं। देखिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इंजीनियरिंग की एजुकेशन देने के लिए राज्य में इस समय 82 कॉलेज कार्यरत हैं। तो राजस्थान में 82 या 82 कॉलेज हैं जो इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं, जहां पर इंजीनियरिंग की यूजी और पीजी की शिक्षा प्रदान या डिग्री प्रदान की जा रही है। ये सभी कॉलेज महाविद्यालय
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय यानी आरटीयू कोटा और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, गोविंद गुरु जनजातीय विद्यालय बांसवाड़ा से संबद्ध है। तो जो भी ये हमारे ये 82 हमारे जो कॉलेज है राजस्थान के अंदर, वो इन यूनिवर्सिटियों से संबद्धता, इनमें से एक किसी न किसी एक से संबद्धता प्राप्त है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है भाई आरटीयू कहाँ पर स्थित है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारे नॉलेज के लिए भी हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियरिंग के जो जितने भी कॉलेज हैं, वो इन इंस्टीट्यूटों में से किसी एक में से मान्यता प्राप्त है, या इनके अंदर वो इनके अंडर या इनके कार्य क्षेत्र के अंडर वो आते हैं। इनकी लोकेशन हमें पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, ये उदयपुर में है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय ये बांसवाड़ा के अंदर है। तो इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आ गया समझ में। इसके अलावा इंजीनियरिंग के सेक्टर में और मैनेजमेंट के सेक्टर में और क्या क्या है राजस्थान में, तो देखिए जोधपुर के अंदर क्या है, आईआईटी कहाँ है, जोधपुर के अंदर। इसके अलावा एक आईआईटी कोटा, ठीक है, ट्रिपल आईटी कोटा में है, जहां पर एमएनआईटी कैंपस जयपुर का ही है। और एमएनआईटी जयपुर के अंदर आपको पता है कि ये इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है हमारे राजस्थान के अंदर। इसके अलावा एक आईआईएम, और वो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। तो आईआईएम उदयपुर में है, आईआईटी जोधपुर के अंदर है, और जो एमएनआईटी है वो जयपुर के अंदर संचालित की जा रही है इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट शिक्षा के अंदर। ये तीनों संस्थान बहुत अच्छा और बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे प्रदेश के हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल के कॉलेजेस राजस्थान में किस किस तरह से हैं, कितने कितने कॉलेज काम कर रहे हैं और उनका प्रबंधन कैसे कैसे हो रहा है। तो देखिए 30 नवंबर 2022 की अगर हम डेटा की बात करें, तो इस डेटा तक आर्थिक समीक्षा ये कहती है कि 30 नवंबर 2022 तक हमारे प्रदेश के अंदर 30 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं, 30 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। फिर ठीक है, राज्य में केंद्र प्रवृत्ति योजना के प्रथम चरण में अलग से 7 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी और सीकर के अंदर वहां पर उन्होंने कॉलेज की अभी वर्तमान में थोड़े दिनों पहले ही कॉलेजों का उद्घाटन भी किया है। लेकिन आर्थिक समीक्षा ये कहती है कि 7 कॉलेज, और वो कहाँ कहाँ है, भरतपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, पाली, डूंगरपुर और सीकर। इनमें से 5 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से, भरतपुर, चूरू, डूंगरपुर, पाली, भीलवाड़ा में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से ही, बाड़मेर में 19-20 से और सीकर में 20-21 से, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही में 22-23 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किए जा चुके हैं। कहने का मतलब है कि 30 नवंबर 2022 तक हमारे कुल 30 मेडिकल कॉलेज हैं और 7 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति प्रदान की जा चुकी है। और इनमें 19-20 में, 20-21 में और 22-23 के अंदर इनमें भी सेशन शुरू किए जा चुके हैं, यानी ये भी कॉलेज काम वर्तमान में कर रही है। तो ये चिकित्सा शिक्षा की हमारे प्रदेश के अंदर स्थिति है। चलिए अब दूसरे चरण में क्या है कि धौलपुर, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही के अंदर भी एक एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है और 2022-23 सेशन से वहां पर भी नए काम किए जा चुके हैं। तीसरी जो चरण चलाया जाएगा, केंद्र सरकार 3 चरणों में हमारे यहाँ कॉलेज अलॉट कर रही है, तो तीसरे चरण के अंदर 15 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जानी है। तो ये आर्थिक समीक्षा के अंदर डेटा था जो हमारे लिए जरूरी है। चलिए, तो ये शिक्षा से संबंधित ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। जब हमने शिक्षा पढ़ी अच्छी तरह से, ये देखिए आपको एक बार मैं वो मैप दिखा दूं, ये जो शिक्षा से संबंधित था तो ये हमारा पूरा हो चुका है। इस शिक्षा में हमने अच्छी तरह पढ़ लिया कि प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, आरटीई जो एक्ट है उसमें क्या क्या प्रावधान है और इससे संबंधित हमारे प्रदेश के अंदर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। इसके बाद में हमने देखा कि 9 से लेकर कक्षा 12 तक क्या क्या योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। फिर हमने देखा उच्च शिक्षा में, यानी स्कूटी को लेकर कुछ योजनाएं थी, 2 योजनाएं थी। फिर स्कॉलरशिप को लेकर कुछ योजनाएं हैं। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, या विदेशों में पढ़ने को राजीव गांधी जो एक्सेलेंस एकेडमिक एक्सेलेंस योजना है, वो ये सारी योजनाएं हमने इसके अंदर देख ली। इसके बाद में हमने ये देखा कि राजस्थान में इंजीनियरिंग की लेकर कॉलेजें कितनी हैं, मैनेजमेंट को लेकर कॉलेजें कितनी हैं, आईआईटी कहाँ है, आईआईएम कहाँ है, एमएनआईटी कहाँ है, ट्रिपल आईटी कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। इसके बाद में हमने देखे राजस्थान में कितने कॉलेज वर्तमान में कार्यरत हैं और जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा 3 चरणों के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर कॉलेज खोलने को अनुमतियाँ प्रदान की गई हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर अनुमतियाँ प्रदान की गई हैं। तो इस तरह से आर्थिक समीक्षा के अंदर जितनी भी प्रकार की जो चीज़ें थी उसे हमने इस टेबल के हिसाब से समराइज कर लिया। तो ये टेबल तो आर्थिक समीक्षा में है नहीं, तो आप इसे जरूर नोट कर लें, याद कर लें, क्योंकि जब आप आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे तो ये बहुत आपके काम आने वाली चीज़ है।
ठीक है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो इसके यहाँ पे अगर आप आर्थिक समीक्षा का ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो वो आपके समझ में आएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज आओगे कि ये कौन सी योजना है, ये शिक्षा की है या ये चिकित्सा की है या प्रारंभिक की है। तो आप इस मैप को ध्यान रखें, इसे याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना वो ले लें। वैसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो शिक्षा का जो हमारा जो टॉपिक था वो पूरा हुआ। अब जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य सेवाएं, वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्वास्थ्य की योजनाएं चल रही हैं और राजस्थान सरकार ने राजस्थान में कौन कौन सी स्वास्थ्य की योजनाएं चलाई हुई है। ठीक है, चलिए स्वास्थ्य सेवाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त काम किए गए हैं। और जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है, देखिए उसकी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तारीफ हो रही है। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये DIP पर और सूजस के अंदर जब आप पढ़ेंगे जो स्वास्थ्य का विशेषांक आया था उसके अंदर ये सारी बातें कही गई हैं। और ये आप देखोगे भी कि हमारे आसपास भी जब आप ऑब्जर्व करोगे तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, वो जबरदस्त योजना है, शानदार योजना है। और उस योजना में 90% कवरेज कर दिया है। हमारे राजस्थान के अंदर 90% जनसंख्या को स्वास्थ्य बीमा की सुविधाएं मिल रही हैं। और वो किस योजना के तहत मिल रही है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये भारत सरकार का डेटा है। पूरे भारत के अंदर जो स्वास्थ्य बीमा का कवरेज है वो राजस्थान में हाईएस्ट है। किसी भी राज्य में 50% के आसपास ही नहीं है, 50% के आसपास है ज़्यादातर राज्यों में। और राजस्थान में कितना कवरेज है? 90%। तो स्वास्थ्य बीमा का जो कवरेज है वो पूरे देश में नंबर 1 है राजस्थान। यहाँ पर 90% लोगों के पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस है। तो स्वास्थ्य बीमा योजना तो वास्तव में बहुत बड़ी जबरदस्त योजना है, तो हम वो पढ़ेंगे। इसके अलावा एक RGHS योजना चल रही है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। उसमें क्या क्या प्रावधान है? एक कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा निधि है, वो क्या काम करती है। तो स्वास्थ्य को लेकर आर्थिक समीक्षा में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या उनमें अपडेट हुए, तो अपडेट भी मैंने ऐड कर दिए हैं। चलिए आगे। तो देखिए, एक तो एक काम कैसे करता है, हेल्थ केयर सिस्टम होता क्या है, इसको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो आप जब भी देखोगे आपके पास आपको मिलेगा कहीं पर तो PSC लिखा हुआ, कहीं पर CHC लिखा हुआ, कहीं पर जिला अस्पताल लिखा हुआ। तो ये होते क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले किसी भी गांव या कस्बे में जो स्थापित किया जाता है वो स्थापित किया जाता है PHC। ठीक है, PHC क्या होता है? बहुत छोटा जगह पे बनाया जाता है और इसे हम PHC भी कहते हैं। और इसका भी एक छोटा रूप है सब सेंटर। सब सेंटर क्या होता है कि यहाँ पर वीक में डॉक्टर आता है एक आध बार। सब सेंटर का मतलब है कि वीक में बुधवार को या गुरुवार 2 दिन के लिए डॉक्टर आएगा, बस ये होता है सब सेंटर। बाकी समय उसमें ताला ही लगा रहेगा, या इसे हम कहते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जब इसका विकास हो जाता है, ये जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है PSC के अंदर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है कि पूरे 6 दिन वहाँ डॉक्टर आते हैं। PSC में क्या होता है, 6 दिन वहाँ डॉक्टर आते हैं और छुट्टी के दिन भी कुछ समय के लिए वहाँ डॉक्टर आते हैं। तो यानी ये रोजाना खुलता है। इसके बाद में इसका जो और संवर्धित रूप होता है और जब इसमें सुविधाओं का विस्तार होता है तो वहाँ पर खुल जाता है CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। CHC क्या होता है, यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हड्डी रोग विशेषज्ञ बैठेगा, त्वचा रोग विशेषज्ञ बैठेगा, बाल रोग विशेषज्ञ। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे और 3-4 डॉक्टर यहाँ पर आके बैठेंगे। और यहाँ पर जैसे महिलाओं की डिलीवरी की सुविधा या छोटी मोटी चोट लग जाए तो उसके प्लास्टर की सुविधाएं, एक्सरे की या जांच की सुविधाएं, तो इस तरह की कुछ और भी जो ज़्यादा सुविधाएं होती है वो भी यहाँ पर विकसित होती हैं और वो यहाँ पर इन सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। हम पढ़ रहे थे कि CHC क्या होता है कि यहाँ पर जांच की सुविधाएं होती हैं, स्पेशली डॉक्टरों के 3-4 प्रकार के, डिलीवरी की सुविधाएं होंगी। तो इस तरह से ये लगभग 24 घंटे काम करते हैं। इसके बाद में जो आता है वो आता है हॉस्पिटल टर्शियरी लेवल पर जिला अस्पताल। तो जिला अस्पताल तो आपको पता है कि जिला मुख्यालय के ऊपर जो बड़ा अस्पताल होता है, जहाँ पर बड़े ऑपरेशन होते हैं, क्रिटिकल ऑपरेशन होते हैं, या जहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बने हुए होते हैं, उस तरह की चीज़ें शामिल होती है। तो पूरे भारत के अंदर यही जो हेल्थ का ढांचा है ये पाया जाता है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और तृतीयक स्तर 3 स्तर होते हैं। प्राथमिक स्तर पे हमने पढ़ लिया PHC, जहाँ पर डॉक्टर आते हैं, स्पेसिफिक 1 या 2 डॉक्टर आते हैं। इसके बाद में CHC, यहाँ विशेषज्ञ आते हैं, और जिला अस्पताल पे जहाँ पे बड़े ऑपरेशन आयोजित किए जाते हैं। तो पूरे भारत के अंदर पूरा का पूरा यही हेल्थ का सिस्टम काम करता है। चले
अब देखिए राजस्थान के अंदर शिक्षा के अंदर स्वास्थ्य के अंदर कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो कोरोना के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया, निरोगी राजस्थान अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान। तो इस अभियान में सरकार ने क्या कहा, सरकार ने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को रोगों से दूर करके उसे निरोगी बनाना है, प्रत्येक व्यक्ति को निरोगी हमें बनाना है। इसके लिए सरकार ने क्या कहा कि सभी प्रकार की जो ओपीडी सेवाएं हैं या आईपीडी सेवाएं हैं ये निःशुल्क कर दी सरकार ने। क्या पहले 10 रुपए लगते थे ओपीडी में, वो भी फ्री कर दिए। तो सरकार ने कहा कि सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सान, चाहे वो पीएससी हो, चाहे सीएससी हो या जिला अस्पताल हो, सभी के सभी में आपको कोई शुल्क नहीं देना, सारी की सारी आपको सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी। फिर दूसरा क्या किया सरकार ने, क्या किया कि सभी के हेल्थ की हमें जांच करनी है। जो मिलावटखोर है, जिनकी वजह से हेल्थ पर नकारात्मक असर पड़ता है, उन्हें हमें पकड़ना है और स्वास्थ्य को लेकर एक जन चेतना का विकास भी करना है। तो ये 3 चीजें और इन्वॉल्व की कि स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए, जो मिलावटखोरी के कारण स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है उसे रोका जाए, और तीसरा लोगों में जागरूकता प्रदान की जाए। इस उद्देश्य से 18 दिसंबर 2019 को पूरे प्रदेश में निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया। ठीक है, हॉस्पिटल्स उपलब्ध करवाए गए, हॉस्पिटल्स में सब कुछ इलाज फ्री होगा। तो पहला बात तो ये। दूसरी बात क्या है, लोगों में जागरूकता, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण, मिलावटखोरों पर कार्रवाई। इन सब उद्देश्यों के लिए 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया। ठीक है, इसके बाद में फिर इस अभियान को क्या किया, दोबारा शुरू किया गया दूसरे नाम से। इसका नाम क्या रखा, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। और ये योजना शुरू की गई 1 मई 2022 से। इसमें क्या किया गया, सरकार ने कहा कि जो आपकी दवाएं हैं वो भी आपको फ्री मिलेगी और जांच है वो भी फ्री होगी। पहले निरोगी राजस्थान में तो फीस नहीं लगती थी डॉक्टर की, लेकिन अब इस योजना में सरकार ने और विस्तार किया, दोबारा से इसे लागू किया और इस योजना को 1 मई 2022 को पुनर्गठित करके लागू करके इसमें दवाएं और इसमें जांचें दोनों की दोनों फ्री कर दी। ठीक है, दोनों की दोनों फ्री कर दी। तो इसमें 1594 में तो दवाइयाँ और 928 जो सर्जिकल आइटम है, जैसे कोई हार्ट के लिए कोई वाल वगैरह आते हैं, तो वो सारे इसके अंदर आइटम फ्री कर दिए गए। इसके बाद में स्वास्थ्य मित्र का एक कंसेप्ट लाया गया, स्वास्थ्य मित्र का एक कंसेप्ट लाया गया। स्वास्थ्य मित्र क्या होता है, देखिए हर गांव में, हर राजस्व ग्राम के अंदर और हर शहरी वार्ड में एक स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाएगा, जो एक तो महिला होगी और एक पुरुष होगा। ठीक है, एक या इसे हम कह सकते हैं कि कुल 2। तो एक पुरुष और एक महिला का चयन किया जाएगा। शहर में तो वार्ड होते हैं, उन हर वार्ड में, और गांव में हर गांव में एक। और उन्हें क्या किया जाएगा, इन स्वास्थ्य मित्रों को सरकार क्या कहती है कि आपको सरकार की जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, जो सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चल रही हैं, मुख्य रूप से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो इन योजनाओं में भाग लेने के लिए आपको लोगों को प्रोत्साहित करना है। आपको लोगों को बताना है कि राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा नाम से एक बीमा योजना चलाई जा रही है और उस बीमा योजना क्या क्या लाभ है, और लोगों को शिविर में लेके आना है और उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि ये फ्री है ज़्यादातर लोगों के लिए, तो आपको उन्हें लेके आना है। और ऐसा करने वाले जो व्यक्ति होंगे वो कहलाएंगे स्वास्थ्य मित्र। हर गाँव में एक महिला और पुरुष और हर वार्ड में एक महिला और पुरुष, शहर और गाँव दोनों जगह में आएंगे, और इनको किसी प्रकार का कोई मेहनताना नहीं दिया जाएगा, इन्हें बिना किसी मेहनताने के काम करना होगा। ये एक कंसेप्ट आया है स्वास्थ्य मित्र का। इसके बाद में देखिए दिल्ली के अंदर आपको पता हो, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो वहाँ क्या होता है कि जैसे फ्लाईओवर के नीचे या कच्ची बस्ती के पास में जो कंटेनर आता है, जो ट्रक के ऊपर, उस कंटेनर को रख देते हैं, उसमें एक एसी लगा देते हैं, और वहाँ क्या होता है डेली एक डॉक्टर आता है, तो वो डॉक्टर वहाँ पर इलाज करता है, और उसी कंटेनर के अंदर आधे भाग के अंदर मेडिकल स्टोर खुला हुआ है। तो वहाँ पे वो डॉक्टर छोटी मोटी अगर आपकी बीमारी हो रही है तो दवाई लिखेगा, वहीं पर ही आप दवाई ले लो। तो इस तरह की जो क्लिनिकें थी उन्हें जनता क्लिनिक कहा जाता है, और वहाँ पर कहा जाता है आम आदमी क्लिनिक। दिल्ली के अंदर इन्हें क्या कहा जाता है, आम आदमी क्लिनिक। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को राजस्थान के अंदर भी लेके आने के लिए और इस तरह के छोटे स्थान पर ये क्लिनिकें खोलने के लिए राजस्थान में भी एक योजना शुरू की गई, जिसमें रखा गया इसका नाम जनता क्लिनिक। ठीक है, जनता क्लिनिक। तो जनता क्लिनिक क्या होती है, जो स्लम क्षेत्र हैं और जो सघन बस्तियां हैं, अब इन पे आसपास क्या होता है, जगह की बहुत ज़्यादा कमी होती है। स्लम बस्तियां हैं, सघन बस्तियां हैं, तो वहाँ पर एक तो गंदगी बहुत ज़्यादा है, साफ हवा और साफ पानी नहीं है, तो बीमारियाँ ज़्यादा होनी। दूसरा क्या है कि वहाँ पर हम हॉस्पिटल नहीं बना सकते, तो इसलिए सरकार ने क्या कहा कि हम छोटी सी जगह के अंदर एक क्लिनिक खोलेंगे, उसका नाम रखेंगे जनता क्लिनिक। उसमें एक वहाँ पर सुबह 2-3 घंटे के लिए डॉक्टर आएगा और वहीं मेडिकल स्टोर है उसी के अंदर ही, तो छोटी मोटी अगर किसी खांसी जुकाम बीमारियाँ होती है तो वहीं पर ही उन्हें दवाइयाँ मिल जाए। जो स्लम के लोग हैं, जो कच्ची बस्तियों के लोग हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उन लोगों को मेडिकल की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही, छोटे स्तर पर ही उपलब्ध करवाने के लिए जो क्लिनिकें चलाई जा रही है उन्हें क्या कहा जा रहा है, जनता क्लिनिक। और राजस्थान में कितनी कार्यरत है ये, 25। तो राजस्थान में 25 जनता क्लिनिक कार्यरत
हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए, फिर एक राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया जिसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, और विभाग इसका कौन सा है? चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि जो मिलावट है, जो खाना पीने की वस्तुओं में, जैसे मसाले हो गए, तेल हो गया, घी हो गया, और विशेष तौर पर मिठाइयाँ, मिठाइयों में तो दुनिया भर की मिलावट है, आप लोग देखेंगे, आपको महसूस भी होगा। तो मिठाइयाँ, मसाले, तेल, घी, ये जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, इनमें मिलावट को रोकने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए, रक्षा करने के लिए राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अभियान की शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2020 से, और इस अभियान के अंदर विशेष त्योहारों के अंदर ये क्या है कि ये टीम्स होती है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की, ये टीम जाकर और मौके पर ही जांच करती है। जैसे किसी मिष्ठान भंडार के अंदर चले गए, वहाँ मिठाइयों के सैंपल लेके जांच किए, मावे की जांच कर ली, तेल की जांच कर ली, मसालों की जांच कर ली, घी की जांच कर ली। इस तरह से टीमें बनती हैं और त्योहारों पर जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन पर ये विशेष तौर के अभियान चलाती है और उन अभियानों में जाकर मिलावटी पदार्थों की जांच करती है। अगर मिलावट मिलती है उन्हें जब्त करती है और उन्हें नष्ट कर देती है और बाकी नियमानुसार कार्रवाई करती है। तो ये है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। विभाग का नाम हमें याद रखना है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा योजना चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद में स्वास्थ्य सेवाओं का जो पार्ट 2 है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और मैं आपको कह रहा हूं कि ये प्री के अंदर और मेंस के अंदर दोनों के अंदर आप आज ही आंख बंद करके लिख लो, 100% ये योजना आएगी, ये 100% ये योजना छपेगी। इसमें जरूर प्रश्न आएगा, मेंस के अंदर 2 नंबर में, 5 नंबर में, 10 नंबर में, तीनों में इसका प्रश्न आएगा, आप देख लेना। और प्रीलिम्स में भी 100% इसमें से प्रश्न आएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस योजना को पढ़ें। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो मैंने सारे यहाँ पे शामिल कर लिए। आर्थिक समीक्षा में जितनी चीजें वो यहाँ लिख ली, सूजस में जितनी आ रही है वो सारी की सारी यहाँ लिख ली। देखिए, सबसे पहले तो इसका नाम ही क्या है कि स्वास्थ्य बीमा योजना। ये स्वास्थ्य का बीमा करने की योजना है। ये एक बीमा योजना है जिसमें सरकार क्या कहती है कि हम आपके स्वास्थ्य का बीमा कर रहे हैं। आप जैसे ही बीमार होगे, आप हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पर बीमा कंपनी पैसा दे देगी हॉस्पिटल को। आपसे हॉस्पिटल वाले कुछ भी नहीं लेंगे, आपसे हॉस्पिटल वाले कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपका तो बीमा हो रखा है ना। बीमा में क्या होता है, अगर हमारा बीमा है, हमारे कुछ हो गया तो बीमा कंपनी उसका भुगतान करेगी, हम उसका भुगतान नहीं करेंगे। तो यही कंसेप्ट है कि आपके स्वास्थ्य का बीमा है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हुआ तो आप इलाज कराओ, उस इलाज का पैसा देगी कंपनी या सरकार। ठीक है, आपको कोई पैसा नहीं देना। अब देखिए 2015 के अंदर क्या हुआ, यूएनओ की बैठक हुई। 2015 में यूएनओ की बैठक हुई थी और उस बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि यार बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। यूएनओ आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ है, 190 से ज्यादा देश उसके सदस्य हैं। तो ये सारे देश एक साथ बैठे, इन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो एक देश मिलकर उनका समाधान नहीं कर सकता। जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या है। अब भारत ने क्या किया कि भारत ने कंट्रोल कर लिया, यहाँ जीवाश्म ईंधनों का जो उपयोग है वो कम हो गया, तो भारत के पोल्यूशन का लेवल कम हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या नेपाल में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसका फर्क तो इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा ना। और फिर जैसे अभी कोरोना महामारी देखी कि वो चीन से फैलना शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी दुनिया को लपेटे में ले ली। तो इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए भाई पूरे देशों को साथ आना पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है तो पूरे विश्व को साथ आना पड़ेगा। गरीबी की समस्या है, पूरे विश्व को साथ आना पड़ेगा। भूखमरी की समस्या है, पूरे विश्व को साथ आना पड़ेगा। तो 2015 में यूएनओ ने मिल बैठकर ये विचार किया कि यार बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कोई एक देश या कुछ देश मिलकर नहीं लड़ सकते, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और इन्होंने क्या कहा, 2030 तक इन्होंने अपने 17 गोल निर्धारित कर लिए कि ये 17 समस्याएं, ये 17 गोल हैं जो हमें 2030 तक प्राप्त करने हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जीरो हंगर, 2030 तक हमें जो भूखमरी है उसे खत्म करना है, गरीबी है उसे खत्म करना है, पर्यावरण प्रदूषण है उसे बिल्कुल खत्म कर देना है 2030 तक। और ये पूरे देश मिलकर अपनी इच्छा से इसमें योगदान करेंगे। तो इन्होंने हमने इनको क्या कहा, SDG, हमने इनको क्या कहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो 17 गोल निर्धारित किए, 2015 से ये गोल लागू हो गए और 2030 तक इनकी अवधि है, 2030 तक ये लागू रहेंगे। 17 गोल हैं, 2015 से लागू हुए हैं, 2030 तक की अवधि पर इन्हें प्राप्त करना है और यूएनओ के द्वारा ये प्रस्तावित किए गए इन गोल को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें गोल नंबर 3 क्या कहता है कि सभी के लिए स्वास्थ्य, कि सभी तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे, ये भी हमारा एक लक्ष्य 2030 तक होना चाहिए। और इसी गोल नंबर 3 की पूर्ति करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो योजना लागू की गई उसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना।
आ गया समझ में। एसडीजी क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में प्रस्तावित किए गए थे, यूएनओ के अंदर प्रस्तावित किए गए थे। 2030 तक इन्हें प्राप्त करना है। 17 गोल है टोटल। इसका गोल नंबर 3 है, वो कहता है कि सभी तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, सभी को अच्छा स्वास्थ्य का अधिकार है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इसी गोल को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार में संपूर्ण प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लागू कर दी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लागू की है। अब इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में क्या है? स्वास्थ्य बीमा योजना में देखिए, सबसे पहले तो इसमें सारे व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप विशेष वर्ग से हो, कि SC ST OBC से हो तो ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा आय का भी बंधन नहीं है इसमें कि भाई आपकी आय ज़्यादा है तो आप नहीं ले सकते। कोई भी व्यक्ति, राजस्थान प्रदेश का कोई भी निवासी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है, आराम से इसका लाभ ले सकता है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये यूनिवर्सल योजना है, सभी के लिए ये योजना है। डेट हमारे को बहुत ज़्यादा याद रखनी है। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि SDG नंबर 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 को ये पूर्ति करती है। दूसरा है 1 मई 2021 से ये योजना लागू हुई है। 1 मई 2021 से योजना लागू हुई है। इसका उद्देश्य क्या है कि पूरी आबादी, राज्य की पूरी आबादी को एक स्वास्थ्य का बीमा कवर उपलब्ध करवाना। इस योजना का उद्देश्य देखिए, 1 मई 2021 को योजना लागू हुई। SDG 3 की पूर्ति करने के लिए योजना लागू की गई और प्रदेश की पूरी जनसंख्या को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए ये योजना लागू की गई है। ठीक है, चलिए अब इस योजना के अंदर क्या है, 3 प्रकार के बीमा किए जाते हैं। इस योजना में जैसे ही आप रजिस्टर्ड होगे या जिस व्यक्ति को ये योजना लाभ मिलेगा, उसमें क्या है, 3 प्रकार की बीमा आपको मिल जाएंगे। पहला तो मिलेगा आपके स्वास्थ्य का बीमा, दूसरा मिलेगा अगर आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है तो उसमें भी उपचार, और तीसरा है कि 7 प्रकार की दुर्घटनाओं में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी आपको या उनके आश्रितों को एक राशि मिल जाएगी। तो जब भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा की योजना की बात होगी तो उसमें हम 3 प्रकार के बीमाओं को पढ़ेंगे। जैसे ही इस योजना के अंदर हम आएंगे तो हम 3 बीमा योजनाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीनों को हम विस्तार से आगे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सभी के लिए है। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी राजस्थान का निवासी है, संपूर्ण बीमा कवरेज उपलब्ध करवाने के लिए योजना आई है, तो कोई भी इसका भाग बन सकता है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें 2 कैटेगरी है। एक तो है जो निशुल्क, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा, ऐसे वर्ग जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा निशुल्क, और दूसरे ऐसे वर्ग हैं जिन्हें 850 रुपए वार्षिक का भुगतान करना होगा। ठीक है, ये सार्वभौमिक योजना है। कोई भी व्यक्ति, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति इस योजना का भाग बन सकता है, इस बीमा योजना का लाभ ले सकता है। निःशुल्क किनके लिए है, वो तो ये है। बाकी शेष जितने वर्ग बच रहे हैं वो 850 रुपए सालाना का भुगतान कर दें और इस योजना का लाभ ले लें। अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क किन किन के लिए है? देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जो परिवार शामिल हैं वो परिवारों के लिए यह बीमा योजना बिल्कुल निःशुल्क है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये योजना बिल्कुल निःशुल्क है। संविदा कर्मी है राजस्थान सरकार के, उनके लिए ये योजना बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अलावा कोविड-19 अनुग्रह योजना, जो कोविड-19 के दौरान ये अनुग्रह योजना चलाई गई थी, इसके जो लाभार्थी हैं उनके लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये 4 वर्ग हैं। आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से 4 वर्ग हैं जिन्हें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क लाभ मिल रहा है। ठीक है, ये 4 वर्ग हैं जिन्हें निःशुल्क लाभ इस योजना का मिल रहा है। हो गया यार, दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से पढ़े, मैं कह रहा हूँ 100% इसमें से प्रश्न आना है। इसके बाद में जो शेष आबादी बच गई, जो अन्य व्यक्ति बच गए, वो 850 रुपए देकर पूरे परिवार का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। देखिए, 850 रुपए में आप देखो कितने छोटा सा अमाउंट है। जो सामान्य व्यक्ति है, इन चारों के अलावा, जो गरीब के अलावा हैं या लघु सीमांत किसान के अलावा जो व्यक्ति हैं, उनके लिए तो बहुत छोटा अमाउंट है 850 रुपए। और 850 रुपए में पूरे परिवार का आपका इंश्योरेंस हो जाएगा साल भर के लिए। ठीक है, और 3 प्रकार के बीमा के लाभ मिलेंगे, वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बाकी जो बचे उनके लिए 850 रुपए हैं। और 850 में भी ये पूरा प्रीमियम नहीं है, इसमें सरकार भी 50% हिस्सा प्रदान अपनी तरफ से उस कंपनी को देगी। जो बीमा कंपनी है, जो बीमा करने वाली कंपनी है, उस कंपनी को सरकार 850 रुपए अपनी तरफ से देगी। बाकी जो आबादी है उसे 850 रुपए देना। आगे, अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए, सबसे पहले तो है कि नवंबर 2022 तक इसमें 1.37 करोड़ परिवार रजिस्टर हो चुके हैं। अगर मोटा मोटा हम देखें तो राजस्थान की जनसंख्या है 7 करोड़, 6 करोड़ 85 लाख, लगभग 7 करोड़ के आसपास जनसंख्या है 2011 की जनगणना देखें तो इसमें लगभग 1.37 करोड़ परिवार कवर हो चुके हैं। और अभी जब हम राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे की बात करें, जो राष्ट्रीय स्तर पर फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, उस सर्वे में ये कहा गया है कि राजस्थान में 90% लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
आप देखो 7 करोड़ के आसपास या 7.5 करोड़ जनसंख्या अगर हमारी मानते हो आज आप, तो लगभग 90% पॉपुलेशन तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर कवर किया गया है। और ये पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज है किसी राज्य में जहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। तो हमें याद रखना है कि 2022 के जो आर्थिक समीक्षा कह रही है कि 2022 तक 1.37 करोड़ परिवारों को ये लाभ मिल चुका है। पहले ये लाभ क्या होता था दोस्तों, 10 लाख रुपए तक मिलता था कि आपका 10 लाख रुपए तक का इलाज होगा ना, वो बिल्कुल निःशुल्क होगा इस योजना में। लेकिन बजट घोषणा में, या हम ये कहें कि बजट घोषणा 2022 में क्या कहा गया, या 2023 के अंदर इस योजना को बढ़ाकर कितना किया गया है, 25 लाख रुपए। सबसे पहले तो केवल 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होता था, फिर इसको बढ़ाया 10 लाख रुपए किया, और वर्तमान में आज 2023-24 के अंदर इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज आप निःशुल्क करवा सकते हो। आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, न तो कोई एडमिशन के चार्ज देने हैं, न आपको जांचों के पैसा देना है, न आपको दवाई के पैसा देना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर सारा का सारा 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क है। चलिए, इसके बाद में इसमें 834 सरकारी हॉस्पिटल हैं और 899 निजी हॉस्पिटल है। ये संख्या भी हमें याद रखनी है, आर्थिक समीक्षा के अंदर ये संख्या दी हुई है। 834 सरकारी हॉस्पिटल और 899 निजी हॉस्पिटल इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा इस योजना में क्या है कि आप जब एडमिट हो गए ना तभी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उससे 5 दिन पूर्व से, एडमिशन से 5 दिन पूर्व अगर आपने कोई खर्चा किया है वो भी आपको वापस मिलेगा। और 15 दिन पश्चात तक आपको जितने भी खर्चा होना है वो भी चिरंजीवी बीमा योजना के तहत ही कवर हो जाएगा। तो 5 दिन पूर्व ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 15 दिन बाद तक ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि 5 से लेकर 15 दिन के बीच में भी आपको जितनी भी जो सुविधाएं हैं वो सारी की सारी निःशुल्क मिल जाएगी। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इस बीमा योजना में हमारे 3 प्रकार के बीमा प्राप्त होंगे। अब 3 प्रकार के बीमा कौन कौन से हैं, एक बार हम यहीं पर इनको कर लेते हैं पूरा का पूरा। देखिए 3 प्रकार के बीमा मिलेंगे इस योजना के अंदर। और पहला तो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, कि अगर आप बीमार हो जाते हो, अगर आपके चोट लग जाती है, अगर आपके कोई ट्रांसप्लांट होना है कोई अंग पे, तो उसमें आपको 25 लाख रुपए तक का आपके बीमा है कि 25 लाख रुपए तक अगर आपके व्यय होते हैं, जांचों में हो जाएं, चाहे दवाई में हो जाएं, चाहे हॉस्पिटल के चार्ज हो जाएं, तो 25 लाख रुपए तक का आप इलाज निःशुल्क करवा सकते हो। ठीक है, निःशुल्क आप इलाज करवा सकते हो, कैशलेस या निःशुल्क आपका इलाज होगा 25 लाख रुपए तक। इसके बाद में क्या है, चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। अब देखिए कई बार हम ये देखते हैं कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, अब क्या होता है कि उस व्यक्ति को अगर तुरंत चिकित्सा की सुविधा मिल जाए तो उस व्यक्ति का जीवन बच सकता है। लेकिन जो हॉस्पिटल होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार इसका इलाज तो हम कर देंगे, पर इसके पैसे कौन देगा। अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल के सामने दुर्घटना हो गई तो हॉस्पिटल वाले सोचते हैं इसका इलाज तो हम कर देंगे, पैसे कौन देगा इसका। तो राजस्थान सरकार ने कहा कि आप चिंता ही मत करो, आपको पैसा मिल जाएगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर। सड़क पे चाहे कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, अगर हॉस्पिटल उसका इलाज करता है तो हॉस्पिटल को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ मिलता है। और ये कितने, अगर आप उस व्यक्ति का 72 घंटे तक, दुर्घटना से 72 घंटे तक आप इलाज करते हो तो उस हॉस्पिटल को उस 72 घंटे का सारा खर्चा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलता है। ठीक है, मरीज को आप जैसे हॉस्पिटल में एडमिट कराओगे, हॉस्पिटल को 72 घंटे तक का पूरा खर्चा इस योजना के तहत सरकार देगी। तो एक आपातकाल में जो जरूरत होती है वो भी इस योजना के तहत मिल रही है, तो बहुत अच्छी योजना है। इसके बाद में अगर किसी व्यक्ति ने बीमा ले रखी है, किसी भी इस बीमा का लाभ ले रखा, रजिस्टर्ड करवा रखा है, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है 7 दुर्घटनाओं में, देखिए 7 दुर्घटनाएं इसमें दे रखी है, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी है, जैसे करंट लगना, पानी में डूबना, आपदा या छत से गिर जाना, इस प्रकार की 7 अगर आपदाओं के अंदर उस व्यक्ति की जो चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्टर्ड है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस चिरंजीवी बीमा में 3 योजनाएं हैं। आपका इलाज 25 लाख रुपए तक होगा बिल्कुल फ्री, उसमें दवाइयां भी हैं, जांचें भी, सब कुछ मिलेगा। अगर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी भी व्यक्ति का XYZ कोई भी हो, तो हॉस्पिटल उसका इलाज करे, हॉस्पिटल को 72 घंटे तक के जो पैसे हैं वो सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस योजना के तहत रजिस्टर है, उसकी मृत्यु हो जाती है करंट लगने से, छत से गिरने से, आपदा में, पानी में डूबने से, इस प्रकार की 7 प्रकार की जो हम पढ़ेंगे, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। तो ये है पूरी की पूरी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। हम पढ़ लें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना। मैंने बताई थी आपको कि 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार करेंगे, और किस व्यक्ति का जो सड़क यातायात में दुर्घटना से घटित हो गई है, अगर सड़क पर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है
और उस व्यक्ति का हॉस्पिटल इलाज करते हैं तो 72 घंटे तक के इलाज के लिए सरकार उस हॉस्पिटल को पैसा देती है और वो चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत प्रदान किया जाता है। फिर दूसरा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। तो इसमें मैंने आपको बताया कि 7 प्रकार की दुर्घटनाएं हैं। कौन कौन सी है? सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना, मकान का ढहना, बिजली का झटका, रसायन द्रव्यों का छिड़काव, डूबना या जलना। अगर इन 7 दुर्घटनाओं से किसी बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस बीमित परिवार को पहले तो सरकार देती थी 5 लाख रुपए, लेकिन अब कितने दे देगी? 10 लाख रुपए। कितने देगी सरकार? 10 लाख रुपए। ठीक है, आ गया समझ में? और इसके बाद में ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों के तीनों की तीनों जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कि तीनों की तीनों योजनाओं में क्या क्या होता है। तीनों की तीनों योजनाएं हमें याद रखनी है और इनके बारे में हमें महत्वपूर्ण प्रावधान भी पता होना चाहिए। आ गया समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान सरकार की दूसरी महत्वपूर्ण योजना की, जिसका नाम है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, RGHS। ठीक है, RGHS। देखिए सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि ये योजना सबके लिए नहीं है। इस योजना को लाभ सबको नहीं मिलेगा। जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ सबको मिलेगा, चाहे आप कोई भी हो, आप चाहे सरकारी सेवा में हो, नहीं हो, बेरोजगार हो, BPL हो, APL हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला पुरुष कुछ भी हो, किसी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबको उसका लाभ मिलेगा। चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ सबके लिए होता है। लेकिन जो दूसरी बीमा है RGHS, वो किसको मिलती है? देखिए वो मिलेगी MLAs को, जो MLA है उनको मिलेगा इसका लाभ। दूसरा सरकारी कर्मचारी उनको मिलेगा और तीसरा जो रिटायर हो चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं, उनको मिलेगा। केवल इन 3 वर्गों को ही इसका लाभ मिलेगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ये योजना सबके लिए नहीं है। योजना की शुरुआत कब की? 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, 1 जुलाई 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, और वर्तमान में 13.5 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 13.5 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना में भाग लेना है तो आपके पास एक जनाधार कार्ड होना चाहिए। जनाधार कार्ड के माध्यम से आपको इसकी योजना का लाभ मिलेगा और इसमें केवल और केवल 520 हॉस्पिटल शामिल हैं। केवल कितने हॉस्पिटल है? 520। जबकि चिरंजीवी बीमा योजना में कितने हॉस्पिटल थे? 899 निजी हॉस्पिटल शामिल थे उसमें, जबकि यहाँ कितने? केवल 520। दूसरा क्या है, इसमें राज्य के बाहर के 10 बड़े हॉस्पिटल को भी कवर किया गया है। अगर आप RGHS योजना के अंदर आ रहे हैं तो राज्य के बाहर जाकर भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है। देखिए RGHS जो योजना है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो योजना है, इसके अंदर क्या है? IPD और OPD दोनों कवर है। IPD क्या होती है? जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर्ची कटवाई हमने और पर्ची कटवा के डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने दवाई लिख दी और वो दवाई लेकर हम घर आ गए, तो इसे तो हम कहते हैं OPD। ठीक है, आउटडोर पेशेंट। आउटडोर मतलब आप बाहर से ही वापस आ गए। और IPD का मतलब होता है कि आपको वहां एडमिट कर लिया, वहां भर्ती कर लिया आपको। तो जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपको भर्ती करके रखेंगे। अगर आप IPD सुविधाएं लोगे तो ही आपको वहां पर उस चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप गए, पर्ची कटवाई, डॉक्टर से दवाई लिखाई और आ गए घर पे, तो आप चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ नहीं ले सकते, आपको ही भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन RGHS जो योजना है वो ये कहती है कि आपको दोनों का लाभ मिलेगा। अगर आप पर्ची कटवा के दवाई लेके आ रहे हो तो भी निःशुल्क है, अगर आप एडमिट हो जाते हो तो भी निःशुल्क है। दोनों ही केस में आपको निःशुल्क लाभ इसका मिलेगा। ठीक है, और राज्य के बाहर के हॉस्पिटल में मिलेगा, लेकिन RGHS में राज्य के बाहर के हॉस्पिटल में आपको लाभ नहीं मिलेगा। RGHS योजना सबके लिए है, वो चिरंजीवी योजना सबके लिए है और RGHS योजना केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए और जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए है। चिरंजीवी बीमा योजना में 899 हॉस्पिटल शामिल हैं, जबकि RGHS योजना में केवल 520 निजी हॉस्पिटल शामिल हैं। ठीक है, चलिए इस योजना के लिए पात्रता कि कौन इसमें भाग ले सकता है, केवल कुछ ही व्यक्ति हैं जो भाग ले सकते हैं। देखिए माननीय मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक ये इसमें भाग ले सकते हैं। फिर IAS जो ऑल इंडिया सर्विस के हैं, IPS है, वो इसमें भाग ले सकते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी इसमें भाग ले सकते हैं। सरकार के सेवारत कर्मचारी वो इसमें भाग ले सकते हैं और स्वायत्त निगम जैसे JDA नगर निगम है उनके कर्मचारी इसमें भाग ले सकते हैं। तो सामान्य नागरिकों के लिए सुविधा नहीं है, ये कर्मचारियों के लिए या जनप्रतिनिधियों के लिए मुख्य रूप से ये योजना है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, जैसे चिरंजीवी बीमा योजना में केवल एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवाइयां आप लोगे, जबकि RGHS में आप आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध यानी आयुष पद्धतियों की जो हमारी देसी या प्राचीन परंपरागत जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनकी भी आप सहायता या उनके भी आप चिकित्सा ले सकते हैं इस योजना के तहत। पहले इसमें लाभ कम होता था, लेकिन इसमें क्या किया गया है, अब आप OPD के अंदर 20,000 रुपए तक, ठीक है, यानी डॉक्टर से आप गए, पर्ची लिखवाई और दवाइयां आप लेकर आ गए, तो फिर आप उसके अंदर 10 लाख रुपए तक सहायता अब आप ले सकते हैं। OPD में 20,000 रुपए तक, और अगर आप एडमिट हो जाते हैं तो 10 लाख रुपए तक आप इसमें इस योजना के तहत चिकित्सा सहायताएं ले सकते हैं।
ठीक है, ये पूरी तरह से ऑनलाइन सुविधा है और पूरी तरह से पेपरलेस है, कोई अलग से कार्ड नहीं बनता। आप SSO ID पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको RGHS कार्ड मिल जाएगा। और ये दवाएं आप बाहर से भी जाके खरीद सकते हैं, जो RGHS के अंदर पंजीकृत हैं दुकानें, उन दुकानों से जाकर भी इस कार्ड के माध्यम से दवाएं खरीदी जा सकती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, जब हम चिरंजीवी बीमा योजना की बात करते हैं तो उसमें केवल एलोपैथी उपचार शामिल है। जब हम RGHS योजना की बात करेंगे तो उसमें आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध होम्योपैथी भी शामिल है। ठीक है, इसमें सीमा 10 लाख रुपए है, चिरंजीवी बीमा योजना में 25 लाख रुपए। चिरंजीवी बीमा योजना में 3 प्रकार का बीमा होता है, जबकि RGHS में केवल एक ही प्रकार का होता है। चिरंजीवी बीमा योजना में OPD शामिल नहीं है, जबकि RGHS में OPD भी शामिल है। चिरंजीवी बीमा योजना में राजस्थान के बाहर जो हॉस्पिटल है वो शामिल नहीं है, लेकिन RGHS में बाहर वाले हॉस्पिटल 10 हॉस्पिटल भी शामिल है। ठीक है, आ गया समझ में अच्छी तरह से। चिरंजीवी बीमा योजना में लिमिट है 25 लाख, जबकि RGHS योजना में लिमिट है 10 लाख। चिरंजीवी बीमा योजना के अंदर राजस्थान में कोई भी नागरिक उस बीमा का योजना का लाभ ले सकता है, लेकिन RGHS योजना के अंदर जो विधायक हैं या जो कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं, केवल वो ही इसका भाग ले सकते हैं। आ गया समझ में आप सभी के? चलिए, तो स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर अब हम और पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो लगभग हमारा कवर हो गया, बहुत छोटी छोटी इसमें चीज़ें बाकी और भी है। तो एक मिशन चलाया जा रहा है, अब इसमें राष्ट्रीय नाम आ रहा है, तो इसका मतलब है ये केंद्र सरकार के द्वारा मिशन चलाया जा रहा है। मिशन का नाम है केंद्रीय आयुष मिशन। देखिए, आयुष कैसे बना है, इस आयुष में A का मतलब है आयुर्वेद, Y का मतलब है योग और नेचुरोपैथी, U का मतलब है यूनानी, S का मतलब है सिद्ध और H का मतलब है होम्योपैथी। तो आपको ये नाम भी याद रखना है कि इस आयुष का नाम क्या होता है। ठीक है, आयुर्वेद आप सभी जानते हैं, इसके बाद में योग और नेचुरोपैथी, जो योग के माध्यम से हमारी बीमारियां दूर करे, फिर है यूनानी पद्धति, फिर है सिद्ध। देखिए, सिद्ध पद्धति क्या है, ये मुख्यतः दक्षिण भारत के अंदर पाई जाने वाली एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में, और मुख्य रूप से पाई जाती है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर या दक्षिण भारत में जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति पाई जाती है उसका नाम है सिद्ध। क्या नाम है? सिद्ध। और H का मतलब है होम्योपैथी। तो इस आयुष का जो नाम है, इस आयुष पद्धतियों का आपको पूरा नाम भी पता हो। A का मतलब आयुर्वेद, Y का मतलब योग एंड नेचुरोपैथी, U का मतलब यूनानी, S का मतलब सिद्ध और H का मतलब होम्योपैथी। ठीक है, ये लागू किया जा रहा है आयुष मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार ने एक अलग ही मंत्रालय का गठन कर रखा है जिसका नाम क्या है? आयुष मंत्रालय। और आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, इस योजना का मकसद ये है कि जो परंपरागत चिकित्सा प्रणालियां हैं उनका हमें प्रोत्साहन करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो परंपरागत चिकित्सा प्रणालियां हैं ना, ये दूरस्थ क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधाएं ले जाने में सक्षम है। दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पे हम एलोपैथी का हॉस्पिटल नहीं खोल सकते या एलोपैथी की सुविधाएं नहीं जा सकती, उन क्षेत्रों के अंदर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा क्या है, ये चिकित्सा पद्धतियां परंपरागत रूप से हैं और इनका साइड इफेक्ट नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है इनमें कि अगर आप किसी अच्छे प्रशिक्षित या प्रैक्टिशनर डॉक्टर से अगर ये सुविधाएं लेते हैं, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको अच्छी सजेशन देगा और जो दवाएं देगा उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। तो ये परंपरागत चिकित्सा प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं ले जाने में ये काम करती हैं। और ये भारत सरकार का प्लान है, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये लागू किया जा रहा है। ये उन्हीं का विस्तार है, इसमें आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी है। और सिद्ध के बारे में मैंने बता ही दिया कि दक्षिण भारत या तमिलनाडु के अंदर एक प्राचीन या परंपरागत चिकित्सा प्रणाली है। ठीक है, और राजस्थान में इस आयुष मिशन को लागू करने के लिए राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी और राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है। ये दो संस्थाएं हैं, ये तो ऑफिस है और एक राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी, ये दोनों मिलकर राजस्थान में आयुष मिशन को क्रियान्वयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में एक और बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बीमा है कर्मचारी राज्य बीमा योजना। ये केंद्र सरकार के द्वारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। इस योजना में क्या है कि अगर किसी भी संगठन में, मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, अगर वहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और उनकी वेतन सीमा 21,000 रुपये तक है, 21,000 से ज़्यादा का वेतन नहीं होना चाहिए और 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, तो वो इस बीमा योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। इस बीमा योजना में वो मंथली कुछ पैसा जमा कराएंगे और अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनको चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, ये केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। अब देखिए, जननी का मतलब होता है माँ और शिशु का मतलब होता है बच्चा। तो माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो शिशु हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। और ये किसके सहयोग से? भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों की ये योजना है।
तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर एक महत्वपूर्ण योजना चलाती है जिसका नाम है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। इस योजना का मकसद यही है कि जो माता है उसका पोषण हो पर्याप्त रूप से और निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मिले, और जो बच्चे हैं नवजात हैं उनको भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मिले। अब ये 3 टर्म दी हुई है आर्थिक समीक्षा में, तो यह वहाँ विस्तार है नहीं, लेकिन हमें पढ़ना है कि ये एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए, शिशु मृत्यु दर या IMR क्या होती है कि प्रत्येक 1000 जो बच्चे जीवित पैदा हो रहे हैं उनमें से 1 साल तक से पहले यानी जो 1000 जीवित बच्चे या जो बच्चे 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से 1 साल से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो कहलाती है IMR। क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर। इसके बाद में है 5 वर्ष से कम मृत्यु दर, यानी ऐसे कितने बच्चे हैं प्रति 1000 पर, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 5 साल से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है। 1000 जीवित, ये जो रेट है सब 1-1000 पे निकाली जाती है। ये रेट किस पे निकाली जाती है? 1-1000 प्रति 1000 पे, यानी 1000 बच्चे जीवित पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते, उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, वो कहलाती है IMR, शिशु मृत्यु दर। 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से कितने ऐसे शिशु हैं जो 5 साल से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो कहलाते हैं U5MR, यानी 5 वर्ष से कम, अंडर 5 मोर्टलिटी रेट, यानी 5 साल से कम की मृत्यु दर कितनी। फिर आती है नवजात मृत्यु दर, वो एक शिशु मृत्यु दर थी, ये नवजात मृत्यु दर है, इसे हम कहते हैं NMR, यानी 1000 बच्चे जो जीवित पैदा हो रहे हैं उनमें से 28 दिन पूरा नहीं करने या उससे 28 दिन से पहले ही कितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये 3 दरें हैं, तीनों की तीनों आपको ध्यान रखनी है। तीनों दरें 1-1000 पे निकाली जाती है, 100 पे नहीं निकाली जाती है। आप 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है वो कहलाती है शिशु मृत्यु दर। 5 साल से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है वो कहलाती है U5MR, और 28 दिन के अंदर अंदर यानी 4 वीक के अंदर अंदर कितने बच्चों की, नवजातों की मृत्यु हो रही है वो कहलाती है नवजात मृत्यु दर। ठीक है, तीनों दरों को कम करने का प्रयास है राजस्थान सरकार का। उसके बाद में जननी एक्सप्रेस। अब देखिए, जननी का मतलब मैंने बताया था माँ, तो माँ एक्सप्रेस का मतलब है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ये एम्बुलेंस चलाई जा रही है। ठीक है, और इनका नाम क्या है? जननी एक्सप्रेस। ये 600 चलाई जा रही है। इनका मकसद यही है गर्भवती महिलाएं या बीमार उनके बच्चे, इन बच्चों को तुरंत सरकारी संस्थाओं तक पहुंचाने के लिए 24/7 ये काम करती हैं, और 104 और 108 डायल करके इनकी हेल्प ली जा सकती है। आ गया समझ में? तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या उनके बच्चे हैं उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 24 घंटे 7 दिन जो एम्बुलेंस काम करती है उसका नाम है जननी एक्सप्रेस, और ये 104 और 108 पर आप डायल करके इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आशा सहयोगिनी। देखिए, हम देखते हैं गाँव के अंदर एक महिला होती है, उसे हम कहते हैं आशा। इसका पहले तो पूरा नाम देखें, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब आपको पता है कि 2005 के अंदर एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कि गांव में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता हो और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए, इसके लिए 2005 में मिशन चला। उस समय क्या हुआ कि भारत सरकार ने ये प्रावधान किया कि हर गांव के अंदर एक हम महिला को अपॉइंट करेंगे। वो महिला क्या करेगी कि पूरे गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाएगी, और उसे कहा जाएगा आशा। उसे क्या कहा जाएगा? आशा। और भारत में जो आशा का जो नेटवर्क है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हेल्थ वर्कर का नेटवर्क है, कि इतने हेल्थ वर्कर दुनिया में कहीं नहीं है जितने भारत के अंदर है। तो हर गांव के अंदर एक आशा महिला होती है। उस महिला क्या काम है कि जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनके बारे में जानकारी फैलाना, और जो महिलाएं विशेष तौर पर उनको अवेयर करना। ठीक है, चलिए। उसके बाद में आशा एक सामुदायिक स्तर की कार्यकर्ता होती है, और ये समुदाय यानी पूरे के पूरे गांव के लोगों में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार करती है। स्वास्थ्य, और इस आशा बहन जी का जो हम कहते हैं आशा बहन जी, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, इसके बाद में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब भारत सरकार का है, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। यानी जो बच्चे हैं, देखिए बच्चे ही भविष्य होते हैं, तो बच्चों का स्वास्थ्य सही रहे उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में क्या है कि 18 साल तक के बच्चों को कवर किया गया है, 18 साल तक के बच्चों को। और कौन से बच्चे? जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर हैं, सरकारी स्कूलों में हैं और मदरसों के अंदर है, इन सारे बच्चों यानी जो सामान्यतः गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें कौन से 4 डिजीज को कवर किया गया है? 4D कौन सा? डिफेक्ट्स, डिजीज, डेफिशिएंसी और डेवलपमेंट। इन 4 बीमारियों को इसमें कवर किया गया है,
और इन 4 बीमारियों के माध्यम से बालकों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जाती है। भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। 18 साल से कम के बच्चे इस कार्यक्रम के अंदर शामिल किए गए हैं। इसके बाद में किशोरों के लिए, वो तो बालकों के लिए था। फिर किशोर, जो किशोर वर्ग हैं, लगभग 18-19 साल के आसपास के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और राष्ट्रीय लिखा हुआ, इसका मतलब भारत सरकार का है। 7 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया। और इसमें हमें याद रखना है, पहले तो ये क्या है, 12 जिलों के अंदर चलाया गया था और अभी इसका विस्तार और ज़्यादा कर दिया गया है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इनके स्वास्थ्य के लिए उजाला क्लिनिकों की स्थापना की गई है। अगर सीधा सीधा ये प्रश्न आ जाए कि उजाला क्लिनिक क्या है, उजाला क्लिनिक क्या है, तो पहली बात तो ये राजस्थान के 12 जिलों के अंदर है। 12 जिलों के अंदर उजाला क्लिनिक खोले हुए हैं। और इनका मकसद क्या है कि किशोर जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे बच्चियां, उनके स्वास्थ्य को संवर्धन करने के लिए, यानी किशोर बच्चों के स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए उजाला क्लिनिकों की स्थापना पूरे राजस्थान के अंदर नहीं हुई है अभी तो, केवल और केवल 12 जिलों के अंदर इसकी स्थापना हो चुकी है। इसका विस्तार अब किया जा रहा है। ठीक है, तो किशोर बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, उनके स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए उजाला क्लिनिकों की स्थापना की जाती है। फिर ग्राम स्वच्छता और पोषण समितियां, देखिए गांव स्तर पर भी स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समितियों का गठन किया जाता है। जो ग्राम सभा होती है, यानी जो एक गांव के वोटर्स होते हैं, वो सारे मिलकर एक समिति का गठन कर लेते हैं। उसमें आशा बहन जी भी होती है, स्वास्थ्य वर्कर भी होता है, ANM भी होती है। इन सारी महिलाओं को शामिल करके एक समिति बनाई जाती है। वो समिति पूरे गांव का ध्यान रखती है कि कौन कौन सी बीमारियां यहाँ फैल रही है, या कौन कौन से टीके यहाँ लग गए हैं, स्वास्थ्य हमें कहाँ कहाँ रखना है, गंदगी कहाँ कहाँ है, किस कारण से यहाँ पर बीमारियां फैल रही है। तो इस प्रकार की जो समितियां होती है उन्हें कहते हैं ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता पोषण समितियां। और वर्तमान में 43,440 गांवों के अंदर ये समितियां बनी हुई है। ठीक है, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ये सारे के सारे व्यक्ति इसमें कार्य करते हैं। और इसके अलावा सरकार के द्वारा जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को भी संचालित करने का, गांव स्तर पर संचालित करने का काम भी ये समितियां करती है। इसके बाद में टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का मतलब है कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट का उपयोग करते हुए आप चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराओ, वो है टेलीमेडिसिन। जैसे अब जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, तो ये भी एक तरह से ये टेली कम्युनिकेशन इसे हम कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर इसी इंटरनेट के माध्यम से हम डॉक्टर से भी सलाह ले पाएँ कि डॉक्टर हमें इंटरनेट के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से हमसे जुड़ गया और हम उनको अपनी समस्या बता रहे हैं और उसके हिसाब से वो दवाई लिख के हमें दे रहे हैं, तो इस तरह की इंटरनेट के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं दी जाती है, वो कहलाती है टेलीमेडिसिन। और सरकार के द्वारा ई-संजीवनी पोर्टल शुरू किया गया है। इस पर आप OPD सुविधाएं ले सकते हैं। ई-संजीवनी के ऊपर आप जाओ, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाओ, आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम पे आप कंप्यूटर के माध्यम से डॉक्टर से जुड़ेंगे और वो आपको चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ई-संजीवनी एक OPD पोर्टल है। और इसमें सुधार भी किया गया है, इसमें हब एंड स्पोक मॉडल को शामिल किया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये टर्म आप याद रखें कि हब एंड स्पोक प्रारूप है, वो किस में शामिल किया गया है, तो ई-संजीवनी पोर्टल के अंदर वो शामिल किया गया है। और ये प्रारूप है टेलीमेडिसिन का, यानी इंटरनेट के माध्यम से आप डॉक्टर से जुड़ रहे हो, आप वर्चुअल माध्यम से आप डॉक्टर से जुड़ रहे हो, फिजिकल रूप से आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाइए। ई-संजीवनी पोर्टल जो है वो इसी पहल को पूरा करता है। चलिए, इसके बाद में तालिका दी हुई है कि हमारे प्रदेश के अंदर कितनी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो देखिए 2016 से 20 के बीच में 13.1 थी, 21 से 25 के बीच में ये अनुमान है, कितना है, अनुमान है। तो ये टेबल दी हुई है, आप मोटा मोटा इसको याद कर लें। इसमें से डायरेक्ट सवाल आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखें कि प्रजनन दर कितनी है, पुरुषों की जीवन प्रत्याशा आयु कितनी है, तो 65 वर्ष है, महिलाओं की 70 वर्ष है, शिशु मृत्यु दर कितनी, हमने पढ़ ली थी शिशु मृत्यु दर क्या होती है, 5 वर्ष से कम की मृत्यु दर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक बार देख लेनी है, क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा में दी हुई है, बाकी इसको याद करना कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो ये चैप्टर था 2 भागों में था, पूरा हो चुका है। और अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। तब तक आप लगातार पढ़ते रहिए और आपका स्वास्थ्य अच्छा रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।